नमस्कार। आज मेरे साथ हैं अंकुश दवे जी। अंकुश दवे जी प्रकृति के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो प्रकृति को समर्पित कर दिया है। मतलब हम कह सकते हैं ये एक प्रकृतिवादी संत हैं। इनकी वेशभूषा से देखकर अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर चला जा रहा है, लेकिन इनकी इस वेशभूषा का क्या राज है? आखिर ये टूटे हुए चप्पल क्यों पहनते हैं? आज हम लोग ये तमाम बातें जानेंगे अंकुश दवे जी से। अंकुश जी, इससे पहले इन्होंने स्टॉक मार्केट में भी काम किया है और इस प्रकृति के लिए काम करने से पहले जो है ये हमारी तरह ही एक आम जीवन जिया करते थे। और फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अंकुश जी ने जो एक आज का सामान्य जीवन जिसको कहा जाता है, जो इंसान सुबह को ऑफिस जाता है, शाम को लौटता है और बाजार से तमाम चीजें खरीदता है और एक पूरा जो एक भौतिकतावादी जीवन है उसको जीता है, तो उस जीवन को अंकुश जी ने क्यों छोड़ दिया? अभी क्या कर रहे हैं? जीवन में इनका क्या उद्देश्य है? इन्होंने क्या ऐसी बात समझी जो ऐसा परिवर्तन लाया? ये तमाम बातें आज हम लोग अंकुश जी के साथ करेंगे। तो इससे पहले कुछ और बातें बता दें। अंकुश दवे जैसा नाम है, दवे एक गुजराती समाज से आप आते हैं। आपका परिवार कई पीढ़ियों पहले गुजरात में रहता था और फिर आगरा में आकर बस गया। तो कई पीढ़ियों से आपके परिवार के लोग जो है आगरा में रहते आए हैं और अभी अभी आप आगरा में रह रहे हैं। तो निवास स्थान आपका आगरा है और काम आप प्रकृति के लिए कर रहे हैं। तो अंकुश जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि प्रकृति के प्रति जो आपका लगाव है ये कब पैदा हुआ? देखिए, ये था तो शुरू से ही, पर जैसे हम लोग शिलोंग में रहे तो मेघालय जो था वो सभी जानते हैं कि वो एक बायोडाइवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट था। तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, बटरफ्लाइज, मैं शुरू से ही छोटे जीवों और छोटी घासों पे ज़्यादा ध्यान देता था। तो वहाँ पे बटरफ्लाइज की डाइवर्सिटी हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और जो बहुत ही ज़्यादा रेयर जो बटरफ्लाइज है, जैसे केसरे हिंद करके एक बटरफ्लाइज है, वो वहाँ पे है, मतलब दिखती है, पर वो काफ़ी अंतरालों के बाद दिखती है ना। वो बहुत रेयर बटरफ्लाई है केसरे हिंद। तो कुल मिलाकर आपका जो प्रकृति के प्रति लगाव है क्या वो शिलोंग से ही शुरू हुआ? हाँ, वो शिलोंग से शुरू हुआ। उससे पहले भी था, ऐसी बात नहीं है। उससे पहले हम नासिक में थे, तो नासिक में भी वेस्टर्न घाट्स का फॉरेस्ट लगता है, वो भी पूरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो वहाँ भी था। तो ये मतलब ये समझ लीजिए था बचपन से। आपका जन्म कहाँ पर हुआ? मेरा जन्म चंडीगढ़ में हुआ। चंडीगढ़ में हुआ। तो उस समय आपके पिताजी चंडीगढ़ में थे? हाँ। अच्छा, तो कितने साल आप चंडीगढ़ में रहे? करीबन 1 या 2 साल रहे होंगे। 2 साल, जन्म के शुरुआती 2 साल आप चंडीगढ़ रहे। इसके बाद फिर आप कहाँ पर रहे? फिर आगरा आए। फिर आप आगरा आ गए। आगरा में फिर आप कितने साल रहे? आगरा में करीबन 4-5 साल रहे। 4-5 साल। आप मतलब आप जब 6-7 साल के हो गए तब तक आप आगरा में थे। तो तब आप प्रकृति को देखने लगे और थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है एक तरीके से हमारे 5-6 साल के बच्चे में दिखने लगता है। हमारे घर में ही काफी मतलब वाइल्ड से जंगल थे। थोड़ा सा मतलब पीछे का जो घर का पैच था ना, पुराने घर, खानदानी घर का, वहाँ पे भी थोड़ी विल्डरनेस थी शुरू से ही। और थोड़े से हिस्से में हमारे दादाजी को गुलाब का बड़ा शौक था, तो छोटे से हिस्से में गुलाब करते थे। तो उस घर के गार्डन से आपका लगाव बढ़ा। हाँ। इसके बाद आगरा के बाद आप कहाँ रहे? फिर उसके बाद हम लोग नासिक गए। फिर नासिक में कितने साल रहे? नासिक में 3-4 साल। तो नासिक में रहते रहते आप लगभग 10-11 साल के हो गए। तो वहां भी आपका इंटरेस्ट बढ़ा। फिर आप शिलोंग गए, तो नॉर्थ ईस्ट का जो एक डाइवर्स फ्लोरा और फौना है, और जैसा कि आपने बताया कि छोटे कीड़े, घासें, ये इन्होंने आपको ज्यादा आकर्षित किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से आपका ये प्रकृति प्रेम जो है वो बढ़ा। बिल्कुल। कितने साल आप शिलोंग में रहे? करीबन 3-4 साल वहां पे भी रहे। 3-4 साल, मतलब लगभग 14 साल तक आप शिलोंग में रहे। फिर 14 साल की उम्र के बाद फिर आप कहाँ पर आए? फिर आगरा आ गए। फिर तब से आगरा। तब से आप आगरा में हैं। तो फिर आपने अपनी स्कूलिंग वगैरह शिलोंग में की और फिर आगरा आकर भी की होगी? हाँ, नासिक में नासिक में थोड़ी बहुत करी होगी, थोड़ी सी। और फिर आगरा आके, फिर शिलोंग से आगरा आके फिर दोबारा यहाँ पे
आपने किया। थोड़ी बहुत रही। तो आपने पढ़ाई क्या की है, कहाँ तक? की तो 10th तक ही है। 10th तक आपने किया। इसके बाद आपने फिर क्या किया आगे? फिर उसके बाद मैंने एक यहाँ पे संजय पैलेस में दुकान थी कंप्यूटर की, वहाँ मैं थोड़ा बहुत काम करने लगा हार्डवेयर का। तो लोगों के घर में रिपेयर वगैरह करने जाता था। फिर करीबन 2 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर उसके बाद मैंने कपड़े की शॉप पे काम किया। अच्छा। 2 साल। उसके बाद मैंने ये आपका जो स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री है, शेयर मार्केट है, उसमें काम करना इंडिया बुल्स में? हाँ, इंडिया बुल्स में। इंडिया बुल्स में आपने काम किस पहले उम्र तक किया? आईटी से शुरू किया था। वहाँ के आईटी जो आईटी डिपार्टमेंट है वहाँ से? हाँ। तो करीबन 2014 तक मैंने उसमें इंडिया बुल्स में काम तो किया। आपने ट्रेडिंग वगैरह भी उसमें फिर की? हाँ, ट्रेडिंग करवाते थे हम। करवाते थे आप? लोगों को। तो किस उम्र तक आपने काम किया इंडिया बुल्स में? इंडिया बुल्स में 2014। तो मतलब ईयर ध्यान नहीं है मेरे को। 2014 मैंने आखिरी में छोड़ दिया था। फिर 2014 में आपने इंडिया बुल्स छोड़ी? हाँ, छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैंने टीएसए के साथ काम किया। कितने दिन? करीबन 3 हैचरी करी टीएसए के साथ। टीएसए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, टर्टल सर्वाइवल अलायंस, जो कछुओं के और जो जलीय जीव हैं उनके संरक्षण के लिए काम करता है। तो आपने टीएसए के साथ चंबल में काम किया? हाँ। अच्छा, इससे पहले 2012 में हम मतलब एक मेरे भाई जैसे हैं जो मेरे साथ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे। तो वो वैसे वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट वो ये बताते थे कि हमारी माताजी ये हमें बताती थी कि ये जो तितलियां हैं, हर तितली अलग पौधे पे अंडे देती हैं। तो उनके जब उन्होंने ये बात बताई तो मेरे को इसमें बड़ा रुझान लगा कि भाई ये क्या, एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई हुई। तो ये तो जानना चाहिए। मैं छोटे मोटे चीजें वैसे ही देखता रहता था, शौकीन था, पर ये मेरे को तब तक मालूम 2012 तक भी नहीं मालूम था। 2012 में जब उन्होंने मेरे को ये बताया तो मैं उसमें देखने लगा। फिर टीएसए के साथ जब मैं जुड़ा तो मैंने चंबल में देखा वहाँ बहुत प्रजाति की तितलियां जो हमें शहरों में नहीं दिखती। तो टीएसए में ज्वाइन करने से पहले आपने कभी ऐसा पर्यावरण और प्रकृति या वाइल्ड लाइफ के लिए काम किया था क्या? नहीं, उससे पहले तो मैं पीएफए के मेंबर था, और पीएफओ को जब नौकरी करता था इंडिया बुल्स में, तब मैं डोनेशन दे दिया करता था। पीएफए पीपल फॉर एनिमल्स, जो कि मेनका गांधी जी का संगठन है, और आगरा में भी पीएफए का एक यूनिट है। तो आप तो आगरा वाली यूनिट को आप डोनेट करते हैं? 600 रुपए हर महीने डोनेट करता। अच्छा, आप वहाँ जानवरों के इलाज के लिए इन तमाम चीजों में आप डोनेशन दिया करते थे उस टाइम? हाँ, 600 रुपए हर तो महीने। जानवरों के प्रति उस समय लगाव था और प्रकृति के प्रति भी आपका लगाव था शुरू से। तो फिर आपने क्या सोचा कि हमें टीएसए के साथ काम करना चाहिए? एक्चुअल में जो स्टार्टिंग में जो ये होता है ना कि नहीं भाई कोई ऐसी एंडेंजर्ड लाइफ के प्रति या वाइल्ड लाइफ के प्रति काम किया जाए। हमारे यहाँ घर में सबसे ज़्यादा जब टीवी था, 2012 तक हमारे यहाँ टीवी था, तो टीवी में सबसे ज़्यादा डिस्कवरी चलता था, डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी। तो उससे मेरा रुझान और ज़्यादा कीड़ों के प्रति, मतलब इंसेक्ट्स के प्रति, जो भी छोटी लाइफ थी, ग्रासेस और इंसेक्ट्स के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हुआ। कई बार बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि बच्चे एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी ये सब ज्यादा देखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक। तो बहुत सारे जानवरों के प्रति या पर्यावरण के प्रति, नदी तालाब के प्रति रुझान होता है और मन करता है कि काश हम भी वहां जंगलों में जाके काम करें, ऐसा करें, लेकिन लोग नहीं कर पाते क्योंकि वो अपना कैरियर जो है, वो जो सामान्य कही जाने वाली चीजें हैं, उनको चुन लेते हैं। अच्छा, जब मैं इंडिया बुल्स में काम करता था, उसी दौरान मैं हिमालय में ट्रैकिंग में जाता था। अच्छा। ट्रैकिंग में मैं हर साल 2 महीने 3 महीने ट्रैकिंग में जाया ही करता था, है ना। तो वो नेचर का साथ जो आपका संबंध था वो आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रख पाया। जब मैं वहाँ का डाइवर्स फ्लोरा देखता था, और उस फ्लोरा से जब मैं वहाँ देखता था ना कि यहाँ तितलियां इतनी बड़े पैमाने पे तितलियां बटरफ्लाईज हैं, तो मैं देखता था ये शहरों में क्यों नहीं दिखती भाई। फिर जब हमने चंबल, मैंने कहा कि हो सकता है कि प्लेन और हिमालय का डिफरेंस हो, इस वजह से हो। यहाँ जरा अच्छा मौसम है तो वहाँ गर्म मौसम है, तो इस वजह से नहीं दिखती। और जब मैंने यहाँ पे चंबल में काम किया तो मैंने देखा यार यहाँ तो जंगल में बहुत तितलियां जिनको हम एक्सपीरियंस, जाते चंबल पहले भी थे पर एक्सपीरियंस नहीं करते थे उस चीज़ को। हम निकल जाते थे अपने गाड़ी में, गए साइकिल से, आए गए तो निकल गए अपना छोड़ के, उतना ध्यान नहीं देते थे। पर जब मैंने वहाँ काम किया और मैं भीड़ों में घूमता था तो मैंने देखा यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा तितलियाँ हैं, और शहरों में इसके मुकाबले कुछ भी तितलियाँ। फिर मैंने उसको बारे में पढ़ना शुरू किया। हमारे मामा जी के पास इंसेक्ट्स की, बटरफ्लाई की बहुत किताबें थी, तो मैं उनसे ले जा पढ़ने लगा तो मैंने देखा कि भाई इसमें असली समस्या ये है कि ये
इनके पौधे ही नहीं लगा रहे जिसमें ये अंडे दे रही है, तो ये बढ़ेंगी कहाँ से? तो फूल तो किसी पे से भी नेक्टरिंग कर लेंगी, इसमें से भी नेक्टरिंग कर लेगी, रसी तो पीना उनको, इसमें से भी कर लेंगी, इसमें से भी कर लेंगी, इसमें से भी कर लेंगी। पर असली समस्या ये थी कि वो उनके जो पौधे जिन पे उनको बढ़ना था, जिन पे उनको आबादी बढ़ानी थी, वो पौधे ही नहीं लगा रहे थे हम। तो अलग अलग तितलियां अलग अलग पौधों पर अंडे देती हैं, तो अगर कोई एक स्पेशल तितली यहाँ पर हो, अगर हम चाहते हैं कि हो, तो वो पौधा भी यहाँ पर होना चाहिए जिस पर वो अंडे दे सके। तो जितने अलग अलग तरह के पौधे होंगे तो अलग अलग तरह की तितलियां होंगी जो उन अलग अलग पौधों पर अंडे दें, तो उनकी अच्छी डाइवर्सिटी होगी। तो ये हम सभी लोग देखते हैं जब हम प्रकृति के बीच में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, नदियों के किनारे, तो जब हम चीजों को देखते हैं तो प्रकृति में इतनी विविधता है और इतनी रोचक चीजें दिखाई देती हैं कि हम सब का मन करता है कि भाई ये कैसे हो रहा है, इसके बारे में और ज्यादा गहनता से जाने। कई बार गूगल पर सर्च करते हैं पर बहुत ज्यादा डेटा नहीं मिलता है। तो आपने फिर जो ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, फिर उसको आपने गहराई में जाकर अध्ययन किया। तो अभी अंकुश जी के साथ मैं भी पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ और कीड़ों के बारे में, घासों के बारे में और तितलियों के बारे में, ड्रैगन फ्लाइज के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है आपके पास। आपने कई सारी किताबें भी लिखना शुरू किया था पर एक भी आपने पूरी नहीं की। थोड़ा आलसी आप हो गए इन मामलों में, लेकिन बहुत अच्छा नॉलेज है जो खासकर छोटा फ्लोरा और फौना है उसके बारे में। और बहुत सारे विशेषज्ञ जो हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं फॉरेस्ट के, सारे लोग अंकुश जी से तमाम चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। और अंकुश जी से जब भी कोई मिलता है बहुत कुछ जानने को मिलता है, प्रकृति के बारे में समझ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस बारे में उन्होंने कोई स्कूली शिक्षा नहीं ली, कोई इसके बारे में उन्होंने डॉक्टरेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी जिज्ञासा को गहराई में जाकर उसको खोजा, उसका समाधान निकाला, उसके बारे में जाना और एक बहुत अच्छी समझ आज प्रकृति के बारे में पैदा हो गई है। आगरा में आप हैं और आगरा में यहाँ पर फॉरेस्ट में जो भी ऑफिसर्स आते हैं या भी कुछ भी ऐसा होना होता है तो अंकुश जी से सलाह सभी लोग जरूर लेते हैं। और बहुत सारे ऑफिसर्स भी जो हैं काफी अच्छे ओहदे वाले, वो अंकुश जी की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं इन मामलों में। तो यह मुकाम आपने अपनी जो इच्छा शक्ति थी, जो आपकी पसंद थी, उसमें आगे बढ़कर जो है हासिल किया है। तो अंकुश जी अभी आप काम कर रहे हैं, आप लगातार पूरे भारत में अलग अलग जंगलों को, अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में जाते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आप लगातार जो प्रशासन है, सरकार है, उनसे लगातार आप पत्राचार करते हैं, मामलों को भी उठाते हैं, आप हर तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि परिस्थितियां जो है, अगर हम जैव विविधता की बात करें, है ना, जैसे आप जो घासों के बारे में काम कर रहे हैं, कीड़ों के बारे में काम कर रहे हैं, तो इनकी स्थितियां बेहतर हो रही हैं या बदतर हो रही हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने आपको ये बताई कि जो पौधे जिन से रिलेटेड थे इंसेक्ट, वो पौधे ख़त्म हो रहे हैं, है ना। दूसरा मतलब जिसको मोटे मोटे तौर पे आप कहेंगे कि उनका हैबिटाट, है ना, किसी का हैबिटाट स्पेसिफिक टू प्लांट है, किसी का हैबिटाट स्पेसिफिक टू लैंडस्केप है, किसी का हैबिटाट स्पेसिफिक टू या वेटलैंड कहेंगे, किसी का तालाब है, किसी का फ्रेश वाटर है। तो सबके जो हैबिटाट्स हैं वो जो एक्चुअल में मैं कहूँगा लैंडस्केप ख़राब होने से या नदियों के बारे में कहें तो पॉल्यूटेड होने से या बहुत सारे कारणों से वो उनका मोटे मोटे तौर पे बात कहेंगे तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना। चाहे वो पॉल्यूशन की वजह से हो, चाहे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो, चाहे डायरेक्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस। कुल मिलाकर मानवीय गतिविधियों के कारण जो अलग अलग पर्यावास है, चाहे जंगल हो, घास के मैदान हो, नदी हो, तालाब हो, वेटलैंड्स हो, हर जगह पर हमने बड़ा व्यवधान उत्पन्न किया है, हैबिटेट हमने खत्म किया है। और कोई भी वन्य जीव अगर है, उसके खत्म होने का, उसकी संख्या के कम होने का सबसे बड़ा कारण उसके हैबिटेट का लॉस ही होता है। भाई जब हमारा घर ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है हम विलुप्त हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो उनका भी घर हम नष्ट करते जा रहे हैं, कभी विकास के नाम पर और अलग अलग चीजों के नाम पर, प्रगति के नाम पर। और तो कुल मिलाकर इनकी संख्या घट रही है। बिल्कुल बिल्कुल घट रही है ना। तो कुल मिलाकर आप क्या देखते हैं कि ये जो जैव विविधता खत्म होती जा रही है, भविष्य में आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या हाल होगा आज से 10 साल या 20 साल बाद? देखिए, अभी जैसे आज सुबह हम प्रोग्राम में गए थे तो जैसे TSA से शैलेंद्र सर ने बताया कि यदि टेम्परेचर 30 डिग्री से कम होता है तो क्या होता है कि सारे के सारे जो कछुए के अंडे हैं वो नर पैदा होते हैं, और 30 से ऊपर जाता है तो मादा पैदा होती हैं।
तो एक तो ये हो गया कि हम जो जलवायु परिवर्तन या इस पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का जो रिजल्ट है वो क्लाइमेट चेंज है ना। तो जो हम इस पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं उसकी वजह से ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन है, लैंडस्केप हम खराब कर दे रहे हैं, नदियाँ पॉल्यूटेड कर दे रहे हैं। तो इसकी वजह से स्थिति और बेहावे होनी है, क्योंकि एक तो क्लाइमेट चेंज तो जो है ही है, दूसरी उसके अदर देन हमारी जो गतिविधियां हैं उसकी वजह से जो इन जीवों का हैबिटेट लॉस हो रहा है। अब जैसे ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ मिट्टी के ऊंचे नीचे टीले हैं, इन टीलों में खोद के बहुत सारी बीज हैं, जो सॉलिटरी बीज हैं, वो इसको डिग करके इसमें गड्ढा करके वो अपने लीफ रोल करके लीफ कटर बीज इसके अंदर अपना रखती हैं। वो ऐसा प्लेन लैंडस्केप में वो अपना नहीं रखेंगी, अपना बच्चे को वो नहीं रखेंगे, उनको ऐसा सीधी वॉल्स चाहिए या स्लोप्स चाहिए, उसमें वो गड्ढा करके अपने बच्चों को रखती हैं। पहले हमारे यहाँ ये जो दीवार देख रहे हैं, ये दीवार प्लास्टर नहीं करी थी, तो यहाँ पे वो थी दीवार की छेद में भी वो बनाती थी। तो उसमें भी वो लीफ कटर भी लीफ पत्ती काट के उसमें अपना लगे अपने बच्चे को अंडा देती थी। तो वो यहाँ पे लीफ कटर बी की बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी। इस बार हम देख रहे हैं कि हमने ये प्लास्टर ये हो गया है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस तरीके से हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हम क्या करें, हमको सब कुछ चिकना चुपड़ा चाहिए, सब प्लेन कर देंगे, सब चिकना चुपड़ा, नीचा नहीं होना चाहिए, सब चिकना चुपड़ा, और बिल्कुल हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ ऊंचा नीचा छोड़ दो, कुछ अलग अलग तरीके के हैबिटेट छोड़ दो। अब जैसे मैं तो सीधी बात, हमने ये पीलू का पेड़ लगाया, इस पीलू के पेड़ में अभी एक्चुअल में हमारे यहाँ जो एवरेज टेम्परेचर है ना वो बढ़ रहा है, मतलब जो नीचे वाला टेम्परेचर है वो ऊपर की ओर आ रहा है। ऊपर वाला टेम्परेचर तो हमारे आगरा में 47 और 48 तक भी जाता रहा है, 49 तक भी जाता रहा है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मामूली बात है। आगरा में गर्मी के समय 49 तक भी, 48, 49 और 47 तक टेम्परेचर जाना है, ये हर साल जाता है। पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो नीचे वाला टेम्परेचर ऊपर आ रहा है ना, वो बहुत खतरनाक है हमारे लिए। मतलब अब हम रात के समय भी जब सबसे ज्यादा टेम्परेचर नीचे चला जाता था, वो उतना नीचे नहीं जा रहा है। ये बहुत खतरनाक है। जो हमारे आइस फील्ड्स, जो पूरा जो हमारा ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अब टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर ज्यादा के ज्यादा ही है, वो नीचे जा ही नहीं रहा उस लेवल तक। तो ये एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है। नहीं तो कुल मिलाकर देखिए, समस्याएं तो है, जलवायु परिवर्तन है, प्रजातियों का विलुप्तीकरण है, शहरीकरण है, प्रदूषण है, ये सारी मानवीय गतिविधियां हैं, बिल्कुल ये चल रही हैं। बिल्कुल। अब इनके कारण आप 20 साल बाद इस पूरे लैंडस्केप को किस तरह, मतलब अगर हमारा जीवन देखें, हमारे आसपास का ये भारतीय उपमहाद्वीप देखें, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या हालात होंगे? देखिए, हम सुधर नहीं रहे हैं, और ये भी बिल्कुल श्योर है कि हम सुधरने नहीं वाले हैं। ये तो बिल्कुल श्योर है कि हम लोग सुधरने नहीं वाले हैं, बल्कि हम और विकास के नाम पर विनाश को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। 2047 तक तो हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की चिंता कर रहे हैं। तो जो बचे कुछ लैंडस्केप वगैरह हैं, जो अभी मैंने बताया बीज के लिए, ये जो आप लकड़ियां वकड़ियां सूखी पड़ी हुई देख रहे हैं, हमारे यहाँ ये कूड़ा समझा जाता है, कूड़ा बना के जला दिया जाता है, या इसको ठिकाने लगा दिया जाएगा किसी भी तरीके से। इसमें बहुत सारी बीज और वास्प, बम्बल बीज और कारपेंटर बीज इसी में अंडे देती हैं, सूखी गिरी हुई लकड़ियों में, है ना, इसी में नेस्टिंग करती हैं। तो हम इस तरीके से ये, मतलब जो क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा जो हम नुकसान कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा नुकसान है, जो गंदगी समझ के हम हर चीज की स्वच्छता, बस स्वच्छता मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ हटा दोगे, खत्म कर दोगे, है ना। इसमें बहुत सारे मकड़ियां होती हैं जो हमें मच्छरों से बचाती हैं। मच्छर उड़ते समय इनमें जाके बैठते हैं, फंस जाते हैं। ये तो बल्कि स्वच्छता है, मतलब ये अस्वच्छता नहीं है, तो स्वच्छता है। हम कह रहे हैं ये अस्वच्छता है। वो हमारा नजरिया अलग है एक्चुअली देखने का, और हमारी शायद इतनी समझ नहीं है कि हम उन तमाम चीजों को जान पाए। तो कुल मिलाकर हम लोग चीजें खत्म कर रहे हैं। हम तो बस ये हमने इनके सारे हैबिटेट खत्म कर दिए। आज से 20 साल बाद तो ये और ज्यादा, मतलब हमारे पास, मुझे नहीं लगता कि आज से 20 साल बाद हमारे पास कोई पॉलिनेटर बचेगा जो हमारे फूड क्रॉप को पॉलिनेट कर पाए। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम खाना खा रहे हैं, ऑलरेडी बढ़ती हुई जनसंख्या, और उसमें ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है, पानी की कमी है, उसके बाद ये जो पॉलिनेटर किस्मत सारा
मतलब इतने मतलब इतने तरीके से थप्पड़ मार रहे हैं हम नेचर पे, उसको बिलीव नहीं कर, इधर से भी मार रहे हैं, इधर से भी मार रहे हैं, उधर से भी मार रहे हैं, उधर हर तरफ से मार रहे हैं। प्रकृति को एक तरफ से हम लोग नहीं नुकसान कर रहे हैं, हर तरफ से। तो वो प्रकृति सहन नहीं कर पा रही है। और पॉलिनेटर्स के बारे में बात किया आपने, तो बहुत सारे कीड़े हैं, जैसे अलग अलग तरह की बीज हैं, करीब 20,000 प्रजातियां मक्खियों की पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। और ये सबसे ज्यादा पॉलिनेशन जो है नर फूलों से पराग कणों को उठाकर मादा फूलों पे पहुंचाने का काम, इसके बाद ही फूलों में निषेचन होता है और उसके बाद ही वो फल में बदलते हैं। तो चाहे हमारा ये अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, ये ऐसे ही आता है। तो ये सारे अगर हमने कीड़े खत्म कर दिए, जैसा कि हम करते जा रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे खत्म हो चुके हैं, तो हमारा अनाज का उत्पादन रुक जाएगा और जल के चक्र में भी व्यवधान आ ही रहा है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फिर जब पॉलिनेटर्स नहीं होंगे तो पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो बादल कैसे आएंगे, और बादल नहीं आएंगे तो बारिश कैसे हो, तो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर 20 साल बाद ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास खाने की पानी का बहुत बड़ा संकट होगा। शायद हम, और इतनी ज्यादा जनसंख्या हमारे यहाँ की है, शायद हम लोग गृह युद्ध में हो। जैसे अफ्रीकी देशों में आज खाने की और पानी की बड़ी क्राइसिस है और युद्ध जैसे हालात वहां पर हैं। हमारे देश में जिस तरीके से हो रहा है, आप देखिए धीरे धीरे हम गृह युद्ध की तरफ बढ़े हैं। और बहुत जो अफ्रीका में आज हम गृह युद्ध देख रहे हैं, इससे बहुत बुरी स्थिति होनी है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आबादी है अफ्रीका के मुकाबले। तो ये तो ठीक है, अब समस्या हो गई, हमने भविष्य की बात भी कर लिया। अब थोड़ा सा अपने बारे में और बताइए, है ना, कि आप जो ये काम कर रहे हैं, आप अलग अलग जगह जाते हैं, आप डॉक्यूमेंट करते हैं, अलग अलग प्रजातियों को नोट करते हैं कि फला जंगल में ये प्रजातियां इन कीड़ों की है, इन पौधों की हैं, तो ये आप क्यों करते हैं? देखिए, मेरे को ऐसा मानना है कि जो हम खत्म कर रहे हैं वो खत्म कर रहे हैं, पर हमारे बच्चों के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे भविष्य के साथ दुर्भाग्य है। जैसे हम ताजमहल है, ताजमहल सरकार के लिए या लोगों के लिए कमाऊ पुत्र है ना, कमाऊ बेटा है, तो हम उसको बड़ा संरक्षण देते हैं और बड़ा प्यार करते हैं। भाई ताजमहल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी सूरत में, उसके लिए 50-50 पुलिस वाले बैठे हैं अंदर, सीआरपीएफ आईटीबीपी के अलग बैठे हैं, 70-80 पुलिस वाले बाहर बैठे हैं अंदर, और भी ज्यादा पुलिस वाले हैं, आईबी के लोग हैं अंदर, हो सकता है कि इंटेलिजेंस वाले भी हों जो ताजमहल की सुरक्षा पे 24 घंटे ध्यान देता हो, है ना। उसके ऊपर कोई ड्रोन नहीं उड़े, उसके लिए अलग फ्लाइंग स्क्वाड टाइप का कुछ अलग टाइप का है, जो उसको वो सब चीजें को नजरिए से उसको देखता है। तो बट इस तरह का प्रोटेक्शन नेचर के लिए हमारे पास नहीं है, जबकि इकोलॉजिकल सर्विसेज जो नेचर दे रहा है उसकी वैल्यू उससे फार ज्यादा है। यदि इन टर्म्स ऑफ आप उसको कन्वर्ट मॉनेटरी टर्म्स में भी करेंगे, पॉलिनेशन को, जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, तो उसकी जो इकोलॉजिकल सर्विसेज है, जो नेचर की इकोलॉजिकल सर्विसेज, वो ताजमहल की या इसकी वो कोई कंपेयर ही नहीं है। ताजमहल तो इन इकोलॉजिकल सर्विसेज से, ताजमहल और लाल किला बहुत बाद में आया है, बहुत बाद में। ये तो खेती और नेचर तो हम जब से ये तो मतलब अनमोल चीजें हैं। सुबह से शाम तक इतनी सारी ऑक्सीजन सांस में ले रहे हैं, अगर उसका कॉस्ट एनालिसिस करें, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, रहने लायक तापमान मिलता है, छाया मिलती है, रहने को जमीन मिलती है, तो ये तो शायद भी नहीं है, हम कभी भी इसको पे नहीं कर पाएंगे जो हमें मिल रहा है, नहीं कर पाएंगे। तो ये ताजमहल और कुछ भी चीजें, हम कुछ भी कमाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी बेचते हैं, ये तो बड़ी छोटी मोटी चीजें हैं और हम खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रकृति जो हमको दे रही है वही असल में मूल्यवान चीजें हैं और वो आज बड़ी खतरे में है। तो मतलब मेरा प्रश्न आपसे यही था कि जो आप ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? एकदम स्पष्ट बातें अगर हम भाषा में कहें, क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, हाँ, तो मैं इस बात में थोड़ा सा हट गया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा, जैसे ताजमहल हमारे लिए वो हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, तो इसीलिए ये हमारी नेचुरल हेरिटेज है। तो यदि हम मान लीजिए जंगल जिस तरीके से खत्म हो रहे हैं, बहुत सारी प्रजातियां हमारे यहाँ विलुप्त हो चुकी हैं जो हमें नहीं मालूम, वो हमारे बच्चों को भी नहीं मालूम पड़ेंगी कि ये प्रजाति के पौधे या पेड़ या कोई चीज इस जंगल में होते थे। तो एक नेचुरल हिस्ट्री टाइप का एक डॉक्यूमेंटेशन हो सके, जो उनको मालूम हो कि कभी ये था, और कभी ऐसी अच्छी स्थिति आए, यदि कभी समझदार लोग आ जाएं, आबादी कम हो जाए, बहुत ज्यादा आबादी कम हो जाए, हो सकता है हिंदुस्तान की आबादी, यदि भगवान ने, ईश्वर ने चाहा और ऐसा अच्छा रहा, तो 10 करोड़ आबादी आ जाए,
जो होनी चाहिए एक्चुअल में इस लैंडस्केप में, कि हम उससे करीबन 15 गुना 20 गुना 15 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। तो वो उस स्थिति में यदि आए तो बच्चे यो पढ़ के लिख के उसको दोबारा जंगल को रेस्टोर कर सकें। मेरे मतलब बेसिक किस जगह पर कौन से पौधे हैं, कौन से कीड़े मकोड़े हैं, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड रहेगा। हाँ। तो भविष्य में हम एक चिंता भी कर पाएंगे। जैसे कई बार हम लोग अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं कि दादा बताइए आज से 50 साल पहले यहाँ क्या क्या होता था, तो बताते हैं कि भाई ये होता था, वो होता था। तो हम लोग कल्पना करते हैं कि काश वो फिर से हो जाता, और कई बार कोशिश भी करते हैं कि भाई कुछ उस तरह से किया जाए। तो अगर ये आज डॉक्यूमेंटेड होगा तो कल को शायद आने वाली पीढ़ियों को अगर वो समझदार हो पाई, इन केस बड़ी कम संभावना है फिर भी अगर हो पाए तो शायद वो थोड़ा सा बाद में डैमेज रिवर्स करने का काम जो है करें। तो ये मामला समझ गए कि आप इसलिए डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, है ना। और बाकी आप क्या समझते हैं कि आपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, तो आप कितना बदलाव ला पाएंगे अपने जीवन से प्रकृति में? देखिए, अपने जीवन से तो जो बदलाव हम ला सकते हैं, मेरा बेसिकली मानना ये है कि जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, नहीं आप अपने लिए बताइए, आप क्या सोचते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उससे कितना बड़ा परिवर्तन आएगा? देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं आना है, क्योंकि हम बहुत छोटे स्केल पे ही काम कर रहे हैं। बट मेरा मानना ये है कि किसी तरीके से इस पूरे क्लाइमेट चेंज के दौर में, आज से 50 या 30 साल का ये जो क्लाइमेट चेंज का दौर मेरे ख्याल से चलेगा। मुझे लगता है कि इस समय तक हम 20, 25 या 30 साल तक हमारी आबादी या तो कम नहीं होगी या एक स्टैटिक स्टेज में रहेगी, और उसके बाद जब कम होनी शुरू होगी, यदि कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं आई, इस बीच में कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो इंसान की आबादी हो सकता है एकदम से श्रिंक हो जाए। पर यदि नहीं आती तो उस केस में हमारे पास जो अब जैसे यहाँ का ही ले, और भी कई जगह 3-4 पार्क हैं जहाँ मैं काम कर रहा हूँ आगरा की तरफ, मतलब जितना भी थोड़े स्तर पे मैं कर सकता हूँ, है ना। चाहे तो पेड़ों के स्तर पे ही मान लें, तो जैसे अभी हमने ये पीलू से रिलेटेड, हो सकता है कि जंगल में भी कभी पीलू खत्म हो या कुछ खत्म हो, मिसवाक के पेड़ खत्म हो, तो वहाँ पे ये तितलियाँ खत्म हो जाएं। तो मेरे को ये लगता है कि यदि ये यहाँ पे मैं कुछ बचा पाया और फिर यहीं से ये पॉपुलेशन रिवाइव कर पाई, या कुछ और जगह बच गई जंगल में, तो थोड़ा सा यहाँ का भी एक सपोर्ट रहेगा, है ना। और आज से 20 साल बाद फिर यहाँ से ये रिवाइव कर पाई और फिर से एक अच्छा माहौल बन पाया इनके लिए, और ये फिर से ग्रोथ, आबादी कम होने की वजह से जो हम लैंडस्केप अनटच होते गए, मतलब आदमी अब उतने लैंडस्केप को, जब आबादी कम हो जाएगी तो कितना चाहिए उसे, उतना नुकसान करेगा और बाकी छोड़ देगा जंगल के लिए। तो वो अनटच लैंडस्केप बनते गए आबादी कम होने से। तो वापस यदि बायोडाइवर्सिटी रिवाइव होती है तो हमारे यहाँ का ये कंट्रीब्यूशन रहेगा कि हमारे यहाँ से बर्ड्स सीड्स खा के जाएंगी, यहाँ बीट करेंगी, वहाँ बीट करेंगी, वहाँ उसके पौधे तैयार होंगे, वहाँ भी वो यहाँ से तितलियों के अंडे भी जाएंगे, बच्चे जाएंगे, वो तितलियां एडल्ट अंडे देंगी और वहाँ पे वो बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर आप दीर्घ काल में, अगर हम बहुत लंबे टाइम के 50 साल के स्पैन की बात करें आगे, तो आप जो काम कर रहे हैं इसका प्रभाव दूर तक दिखाई देगा। हाँ, यदि हो सकता है कि यदि कोई बहुत बड़ी तबाही नहीं आई जिसमें ये सब कुछ खत्म हो गया, तो यदि मैं ये मान के चलता हूँ, यदि इसमें से कुछ बच गया, कुछ सीड रह गए, तो कुछ पौधे तैयार होंगे, वो वहाँ के लिए कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और यदि एक साथ बहुत बड़ी कोई तबाही आई, उसमें हमारा कुछ बच गया, तो जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं वगैरह, उनको बचने के लिए इमीडिएटली कुछ ऑप्शन हो रहेगा यहाँ के लिए, यहाँ का भी, और जो भी कुछ बच जाएगा तो उनके लिए कुछ ऑप्शन रहेगा कि उनको हैबिटेट रहेगा यहाँ पे। तो अंकुश जी, आपने शादी नहीं किया, अभी आपकी उम्र क्या होगी? अभी 42 साल के आप हैं, तो शादी करने का विचार है? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, पहले मैं हिमालय पे जाया करता था, तो मेरा विचार ये था कि मेरा ये सोचना था कि अभी, और मैं बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया करता था, बहुत ज्यादा रिस्क, क्योंकि मैं सोलो ट्रैकिंग करता था, मेरे सोलो करने की आदत थी ट्रैकिंग, तो मैं काफी ज्यादा रिस्क ले लिया करता था। तो मेरे को ये पता नहीं था कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। हम लोग एक बार हिमाचल में गए थे, तो मेरे सामने ही आगे एक लड़की चल रही थी, तो वो एक स्लैब थी ग्लेशियर की, तो वो उसके बीच में बहुत बड़ा वो था गैप था, तो ऊपर बर्फ की पट्टी थी, तो वो पता नहीं लगा कि वो नीचे वो बहुत पतली स्लैब है ना। तो पाँव रखा, वो लड़की
चली गई, वो खत्म हो गई। मेरे ये हमारे सामने की बात है। हमारे 3-4 लोग और हमारे आगे थे, यदि वो नहीं होती तो हो सकता है हम भी चले जाते। तो मेरा उस समय ये विचार था कि मेरा कोई पता नहीं है कि मैं कब बचूंगा या नहीं बचूंगा। फिर बाद में मेरा ये विचार आया कि ठीक, मतलब जो भी कह लीजिए, जो भी कृपा से कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है ना। पर बाद में मेरा ये विचार आया कि यदि हम शादी करेंगे तो, और ये पृथ्वी जितनी खराब हो रही है, और हम एक इंसान यदि और धरती पे ला रहे हैं, तो हम एक प्रेशर ही बढ़ा रहे हैं धरती पे और ज्यादा। तो एक ये बहुत बड़ी वजह रही। और फिर एक वजह ये भी थी कि बच्चे आएंगे, यदि बच्चे हुए तो नर्क ही है जीवन उनका। मतलब धरती रहने लायक नहीं है। हम एक ऊपरी हंसी हंस रहे हैं। जो हम शहर के लोग हम जी रहे हैं ना, ये सुपरफिशियल लाइफ है। हम अपने आप को हंसता हुआ दिखा रहे हैं, पर एक्चुअल में हंसी, सभी लोग एक तरह से बहुत सारे अवसादों से गुजर रहे हैं। इंटरनल कोई खुश नहीं है। खुश नहीं है। तो ये तो शहर तो बाजार है, गंदी हवा, गंदा पानी, शोर शराबा। यही वजह थी कि नहीं शादी करी। और आजकल तो गांव भी, आप अभी हम गांव देखे, सब जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। गांव की भी हालत बुरी है। गांव भी शहर में तब्दील होते जा रहे हैं। तो अब कोई रहने के लिए कोई अच्छी जगह है नहीं। यदि देखा जाए तो धरती पे भी, हिमालय पे भी आप देख रहे हैं कितना डिस्ट्रक्शन है। और कुल मिलाकर अगर आप शादी करते तो शायद आप जो ये 100% आप दे पा रहे हैं प्रकृति को, नहीं दे, वो ना दे पाते। 100% तो नहीं दे पा रहा, पर जितना भी दे पा रहा हूँ उतना, उससे कम दे पाता। फिर भी आप, मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से आप जुटे हुए हैं इसमें, तो आप वो ना कर पाते। तो आप अभी काफी मिनिमल जीवन जी रहे हैं। जैसे मैं आपका चप्पल एक बार देखना चाहूंगा, कृपया दीजिए मुझे। तो ये चप्पल अंकुश जी का, और इसमें ये देख सकते हैं हम लोग कि ये कहाँ कहाँ से टूटा हुआ है। पूरा पाषाण कालीन चप्पल टाइप का दिख रहा है, पर ये प्लास्टिक है, पूरा पाषाण काल में नहीं होती थी। तो अंकुश जी, इस चप्पल का क्या राज है, थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो असल में है क्या कि मैं पहले भी जूते जो पहनता था, हिमालय पे मैंने हमेशा पीटी शूज पहन के ही, मतलब कपड़े वाले जो पीटी शूज होते थे उसको पहन के ही हमेशा यात्रा करी है। मुझसे लोग कहते थे तुम वैसे जूते पहनो, ट्रैकिंग वाले अच्छे जूते पहनो। और मैंने देखा कि उसमें प्लास्टिक वगैरह होती थी। ये वाली भी, ये इसमें ना, ये प्लास्टिक मिक्स रबड़ है। इसमें रबड़ का कंटेंट भी बहुत है। ये मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि उतनी नुकसानदायक नहीं है, है ना। नहीं, ये तो ठीक है। बाकी ये रीसेल भी हो जाती है। ये यदि मैं प्लास्टिक वाले को बेचूंगा, कबाड़ी वाले को, ये बिक जाएगी। नहीं, वो तो ठीक बात है। आजकल मटेरियल वैसे भी प्लास्टिक के बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी चप्पल टूटी हुई है। मेरा प्रश्न वो इसलिए टूटी हुई है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ज्यादा बाजारवाद को सपोर्ट नहीं करूँ। जैसे आज कार्यक्रम था आगरा में, और ACS जो फॉरेस्ट है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के, वो थे। 3 PCCF थे, उत्तर प्रदेश के सारे आला अधिकारी वन विभाग के थे। आप यही चप्पल पहनकर गए थे। आप हर ऑफिस में आप यही चप्पल पहनकर जाते हैं। बिल्कुल। आप शायद वॉशरूम भी यही चप्पल पहन के जाते हैं। मैं कल सिटी कमिश्नर से मिलने गया था, तब भी मैं यही चप्पल पहन के गया था। वो इसलिए क्योंकि देखिए, हमें यदि मैं इस चप्पल को 12 साल चला रहा हूँ, और 12 साल में 12 चप्पल ले रहा हूँ, है ना, हल्की सी भी टूट गई या कट गई या फट गई, तो मैं 12 साल में 12 चप्पल ले रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं पूरा बाजारवाद को, यदि 135 करोड़ लोग एक साल में 12 चप्पलें खरीदेंगे, तो आप समझ सकते हो कि कचरा कितना बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो मतलब बाजार से हम जितनी ज्यादा चीजें खरीदते हैं, उन चीजों को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए उतना ज्यादा प्रकृति को तबाह किया जाता है। बनाने के लिए फिर फैक्ट्रियां प्रदूषण करती हैं। और यही नहीं, जब हम उपयोग करके उन चीजों को फेंक देते हैं, तो उसके बाद भी वो सब काफी लंबे समय तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाती रहती हैं। तो जितना ज्यादा हम चीजों का प्रयोग करेंगे, उतना ज्यादा हम प्रकृति को ही तबाह कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा हम चीजों को ऑप्टिमम यूज करेंगे, मैक्सिमम यूज करेंगे, एक लंबे समय तक, जब तक घसीट के हम कर पाए। जैसे प्राचीन समय में होता था, लोग शर्ट सिलवाते थे, 10 साल, 15 साल, 20 साल शर्ट पहनी, उसके बाद शर्ट जब फट गई, अच्छे कई बार फटने पर भी उसमें तुरपाई करके टाके लगा दिए जाते थे। हम बचपन में, हमारी दादी, मतलब उस समय गरीबी इतनी थी, हमारे घर में बहुत गरीबी, वो हर चीज यदि कुछ भी फट जाए, ला दे सिल दूंगा। नहीं, ये तो एक आम प्रक्रिया हुआ करती थी। जैसे अंग्रेजों के समय में कपड़े नहीं थे, गांधी जी ने लोगों से कहा कि भाई अपने कपड़े खुद बनाओ, चरखा चलाओ। तो उस समय कपड़े का मूल्य था। आजकल तो ये प्लास्टिक के टेरिकॉट, पॉलिस्टर सारे कपड़े आ गए हैं, तो आज चीजें सस्ती हो गई हैं। तो इस तरीके से कपड़े को बार बार सिल कर लोग पहनते थे। उसके बाद भी फिर उसका झोला बनाते थे। 5 साल 10 साल उसका झोला भी प्रयोग किया, उससे भी कंजर्वेशन किया उन्होंने। झोला भी जब बेकार हो गया, फट गया, तो उसका पोंछा बन गया, उससे काफी लंबे समय तक पोंछा लगाया गया। तो ये है ऑप्टिमम यूज।
तो शायद अंकुश जी आप वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल जो बिल्कुल हमारी पुरानी परंपरा रही है कि सादा जीवन उच्च विचार है जीवन के दो आधार। बिल्कुल। तो सादा जीवन हो, विचार हमारे उच्च हो और कम से कम हम प्रकृति से लें और ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें। बिल्कुल। हालांकि ये फिर भी कर नहीं पाएंगे हम, बिल्कुल। हम तो ऋणी हमेशा रहेंगे बिल्कुल प्रकृति ऋणी के। रहेंगे। तो जैसे आप आपके व्हाट्सएप का मैंने स्टेटस देखा था, प्रकृति का कर्जदार। बिल्कुल हम कर्जदार सभी है। प्रकृति के कर्जदार हैं बिल्कुल और कर्जदार। हमेशा रहेंगे। पर कोई बहुत बड़ा कर्जदार है, इतना बड़ा कि हिमालय की तरफ भाग जा रहा है और कोई कम है, सोच रहा है कर्जा उतारने की कोशिश करे। तो शायद आप उनमें से ही एक है। बिल्कुल। तो आपका रहन सहन जिस तरह का है कि एकदम कम से कम में गुजारा करना, ज्यादा से ज्यादा बचाना, प्रकृति को ना तबाह करना, छोटी छोटी चीजों में खुश रहना, तो आपको क्या लगता है कि जो बाकी लोगों का जीवन है और आपका जीवन है, आप बाकी लोगों से ज्यादा खुश हैं, दुखी हैं, क्या है? देखिए मेरा मानना ये है कि जो जितना कम साधारण जिंदगी में जी लेगा वो उतना ही खुश रहेगा। और जितना हाई हाई फाई फाई करेगा, जितना ज़्यादा भागेगा ये वो और दूसरों को खुश करने में रहेगा, मेरे को लगता है इंसान को अपने आप को खुश करने में ज़िंदगी जीनी चाहिए, ना कि सेल्फ दूसरों लव, को। अपने बिल्कुल, आप ना से कि प्यार करना। दूसरों को बिल्कुल। खुश करने में। यदि इंसान खुद खुश रहेगा तो वो दूसरे उससे अपने आप खुश रहेंगे। जब हाँ, वो खुद ही खुश नहीं रहेगा तो मुस्कुराता हुआ चेहरा जो रहता है वो सबको खुश रखता अंदर है। से मतलब अंदर से जो मुस्कुराता हुआ होता है, जो फीलिंग आती है ना, यदि वो खुद ही अंदर से खुश नहीं है तो वो दूसरों को क्या खुश कर पाएगा। ये बड़ी बात है। हाँ। तो कुल मिलाकर जो है बाकी जो लोग जिस तरह का जीवन जी रहे हैं वो खुश नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम उतना ज्यादा भागते हैं, उतना परेशान होते हैं, रुपए के लिए भागते हैं और फिर उतना ज्यादा टेंशन लेते हैं और फिर हम खुश कहाँ रहेंगे। तो जितना कम हमारी इच्छाएं होंगी, जितनी कम हमारी मांग होगी, उतना कम हमें फिर इस दुनिया के माया जाल में उलझना पड़ेगा और उतनी ज्यादा फिर हमें शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी और बंधनों से मुक्ति मिलेगी। तो आपने ना सिर्फ बाजारवाद के बंधन से मुक्ति प्राप्त की, बल्कि आपने ये जो रिश्ते वाले बंधन थे शादी ना करके, उससे भी मुक्ति प्राप्त कर ली। शायद हमारे भारत में इसी को आध्यात्म कहा जाता है कि जितना ज्यादा हम बंधनों से मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर अपने आप के ऊपर समय दें और अपने जो हमारा अस्तित्व है जो कि प्रकृति से जुड़ा है उसको जानने के लिए जितना समय दें, तो असली आध्यात्म तो यही है। मतलब ये नहीं कि हिमालय में वो वैसा पहन के घूमना, गुफा पहन के गुफा में घुस जाना वो नहीं है। असली तो यही है कि अब आप इससे कैसे, अब आप गुफा में भी जा रहे हो और फिर एसी कार में बैठ के जा रहे हो और हवाई जहाज में बैठ के जा रहे हो, तो आध्यात्म थोड़ी है। हाँ, जैसे आजकल लोग तीर्थाटन करने केदारनाथ जा रहे हैं, कार में प्लास्टिक वगैरह यूज कर रहे हैं, वहाँ खूब सारा कचरा कर रहे हैं। तो पहले कुछ ऋषि मुनि ऐसे थे जिन्होंने सब त्याग कर दिया, एक लंगोट पहनी और चले गए केदारनाथ में उस बर्फ में अब आप तपस्या करने। तो वो तपस्या थी। इस जो ये बाजारवाद का या कैपिटलिज्म का या ये जो भी कहेंगे, इसके कई नाम हो सकते हैं, इससे अपने आप को कैसे बचा के रख सकते हो जहां तक हो सके। 100% तो कोई भी नहीं बचा सकता, बट जहां तक हो सके। कभी कभी हमें भूख लगती है बहुत ज्यादा, तो हम भी बाजार पे डिपेंड हो जाते हैं, भैया समोसा खा लिया जाके, कचौड़ी खा ली, सब कुछ है। कपड़े भी आजकल बाजार से ही हम खरीदते हैं, हम कौन सा अपना कपड़ा खुद सिलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सिल रहे। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बाजारवाद से तो कोई अछूता नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा हम अपने आप को उन चीजों से बचा सके उतना हमारा जीवन सफल है। बिल्कुल बिल्कुल। सफलता का हम ये मापदंड मान सकते हैं कि नहीं, कि हम बाजारवाद से जितना दूर है, अपनी इच्छाओं को जितना कम कर पा रहे हैं, वही हमारी सफलता है एक इंसान होने के नाते। और जितनी ज्यादा हमारी इच्छाएं हैं, बड़ा घर बना लें, गाड़ियां खरीद लें, ये कर लें, वो कर लें, हम उतने बड़े गुलाम इंसान हैं और उतना ज्यादा हम असफल हैं। बिल्कुल, ये सही मापदंड कहा जाएगा सफलता का। बिल्कुल। तो अंकुश जी, इस तरह से ये बातें थी अंकुश जी के बारे में। अंकुश जी अपने पिताजी के साथ रहते हैं आगरा में ही, दो ही प्राणी हैं और एक दूसरे का इस तरह से ध्यान रखते हैं और एक दूसरे का ही नहीं, प्रकृति का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो अंकुश जी से मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं कई बार, लोग मुझको कहते हैं भाई आप तो बड़े मिनिमलिस्ट इंसान हैं, तो मैं सोचता हूँ, मन ही मन मुस्कुराता हूँ कि मेरे चप्पल 6 महीने में टूट जाते हैं, मुझे 6 महीने में नया चप्पल खरीदना पड़ता है। मैं कौन सा मिनिमलिस्ट हो गया? और मैं भी कहीं ना कहीं अभी भी मैं भी उलझा हुआ हूँ। जैसे ये शर्ट है, भी मुझे कुछ महीने पहले मुंबई जाना था, मेरी सारी शर्ट जो है पुरानी हो गई थी, थोड़ा गंदी हो गई थी, तो मुझे लगा कि भाई एक अच्छे फंक्शन में जा रहे हैं तो 2 शर्ट खरीदनी चाहिए, मैंने खरीद ली। हालांकि मैं पहले ऐसा नहीं करता था, पर शायद पिछले 5-6 सालों में थोड़ा मैं ज्यादा भौतिकतावादिता से जुड़ गया, पर फिर भी मैं
इन चीजों को लेकर मैं खुद से नाराज भी रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि नहीं, ऐसी कम बात किया नहीं जाए। है। मैं अपनी बताता हूँ। मैं एक समय मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो 2016 से लेकर 2018, मतलब हाँ 2019, बल्कि 2019 तक का जो पीरियड था, वो इस मामले में मैं अपने आप को गोल्डन पीरियड कहूँगा। मतलब मैं इससे और भी बहुत ज़्यादा दूर चला गया था इन सब चीज़ों से, बहुत ज़्यादा दूर, है ना। बट थोड़ा सा फिर भी अब थोड़ा आ गया हूँ फिर से इसी में। कहीं ना कहीं आदमी हम कुछ जब थोड़ा समाज में है तो प्रभावित तो होंगे ही। फिसल जाते हैं, कभी कभी हो जाता है। अच्छा, तो अब अंत में लोगों के लिए क्या संदेश है? बहुत सारे लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं या नहीं भी करते हैं, नहीं है भी, तो जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है कि उनका जीवन कैसा हो और क्या काम वो करें? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। देखिए, मेरे को सब ये मानना है कि हम किसी भी आदमी पे, सामने वाले पे उंगली जब उठा पाएंगे या किसी को हम गलत तब कह पाएंगे जब हम सही होंगे पूरी तरीके से। तो सबसे पहले तो हमें झांकने की, जिस दिन हम ऐसे करना सीख जाएंगे कि भाई मैं गलत हूँ, जिस दिन हम ऐसे करना सीख जाएंगे भाई मैं गलत हूँ और मुझे अपने अंदर से गलती निकालनी है, तो उस दिन से ये धरती सुधरनी शुरू हो जाएगी, है ना। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम ऐसा करना सीख गए ना कि नहीं मैं गलत हूँ, पहले मैं अपने आप को सुधारूंगा जब मैं दूसरे को कुछ बोलूंगा। हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा, हम नहीं सुधरे तो जग कहाँ यदि, सुधरा? और इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है, यदि हम सुधर गए हो पूरी तरीके से और हमने इस बाजारवाद को खत्म करने की कोशिश कर ली अपने अपने घर से, और 135 करोड़ लोगों के घर से बाजारवाद खत्म हो गया, तो सारी समस्या, आजकल जो पर्यावरणीय समस्या, वो सारी की सारी हल हो जाएंगी। तो हमें पहले खुद को सुधारना है, फिर अपने परिवार को, फिर अपने दोस्तों को और फिर समाज को। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमें खुद से शुरुआत करनी है, बाजारवाद से दूरी बनाने की, एकदम सादा जीवन अपनाने की। एक अगर हम कहते हैं ना हम एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो हम तभी मान सकते हैं जब हम अपने आप को ज्यादा सादा जीवन की तरफ, उच्च विचार की ओर लेकर जाएंगे, है ना। और हम इसी में बैठकर लेक्चर देकर एनवायरमेंटलिस्ट नहीं बन सकते हैं। तो ये एकदम खरी खरी, एकदम सच्ची सच्ची बात है। जब तक हम एकदम मिनिमलिस्ट नहीं बनेंगे, हम पर्यावरण को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, है ना। शायद लोगों को अच्छा लगे, बुरा लगे, पर इस बात को हमको मानना चाहिए। बुरा लगने वाली बात नहीं है, माने और परिवर्तन लाने की कोशिश करें। एकाएक परिवर्तन नहीं आएगा, धीरे धीरे करके लाएं। दूसरा, जो लोग अभी प्रकृति को लेकर इतने संवेदनशील नहीं है, उनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि भाई प्रकृति का संरक्षण क्यों होना चाहिए, बिल्कुल। जो लोग एकदम अंधी दौड़ में पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, वो संदेश तो यही है, सिंपल कि उनको थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं हो पाएगा, पर थोड़ा करके बाजारवाद के चंगुल से कैसे बाहर निकलना है, वो उनको सोचना पड़ेगा और थोड़ा करके कोशिश करनी पड़ेगी। जब थोड़ा करके सब करेंगे तो इस चंगुल से हम आज़ाद भी हो सकते हैं। पर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अब हमारे पास समय, मुझे तो नहीं लगता कि समय है। पानी यहाँ तक आ गया है, हाँ, पानी नाक के ऊपर जाने वाला है। पानी बिल्कुल, हम लगभग डूबने की कगार में हैं, पर फिर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, एकदम सकारात्मक ढंग से हमें पूरा मेहनत करना है, पूरा प्रयास करना है, और बाकी 8 करोड़ लोगों की इच्छाएं जाने। हम ईश्वर पे इसको नहीं थोप सकते हैं कि ईश्वर जाने, ये हम लोगों ने किया है और हम ही इसके जिम्मेदार हैं और हम ही जाने। तो आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके अंकुश जी, और आशा करता हूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी आपसे। और अगर आपका कोई प्रश्न अंकुश जी से है तो आप कृपया कमेंट में ज़रूर उसको लिखें। हम आपका प्रश्न जो है अंकुश जी तक पहुंचाएंगे और उसके उत्तर आप तक हम पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, अंकुश जी की जर्नी कैसी लगी, ये तमाम बातें कैसी लगी, आप अगर कोई बदलाव लाने की सोच रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, वो भी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। नेचर क्लब फाउंडेशन के चैनल के साथ आप जुड़े रहें। और अगर आपका कोई और प्रश्न है, किसी प्रकृति और जानवरों से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है, कुछ आप और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।